रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब एक बात तो आपको क्लियर करना होगा कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको तनिक भी यह डिफरेंस न रहे कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल अलग है, रामचंद्र शुक्ल अलग है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल अलग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलग है। ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के अनेक नाम है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहिए या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहिए या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल कहिए, एक ही व्यक्ति है। इनका संबंध के बारे में अगर आप देखें तो हम लेके चलते हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म के बारे में आपको सिर्फ हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। 1925 ईस्वी में इनका जन्म बस्ती जिले के अंतर्गत होता है और बस्ती जिला आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बस्ती जिले में इनका जन्म होता है। कहा जाता है कि उस समय के अंतर्गत हरैया एक तहसील थी। बस्ती जिले के अंतर्गत एक हरैया तहसील है। तहसील के अंतर्गत एक शुक्ल ग्रामीण नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। बात आती है उस समय की इलाहाबाद के अंतर्गत। तो इनके पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग में नौकरी किया करते थे और इनकी माता यानी हाउस वाइफ थी। कहने का तात्पर्य इनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद के केपी इंटर कॉलेज है, इलाहाबाद के केपी इंटर कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। और उस समय इलाहाबाद के अंतर्गत इंटर कॉलेज में मात्र कला के क्षेत्र में एक ही कॉलेज था जिसको आप जानते हैं केपी इंटर कॉलेज के नाम से। केपी इंटर कॉलेज आप भी देखे होंगे, जो इलाहाबाद में रहा होगा वो जरूर देखा होगा। बात आती है कि हमने आपसे कहा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में होती है और प्रारंभिक शिक्षा हमने आपसे बताया कहाँ होती है कि यह केपी इंटर कॉलेज के अंतर्गत। दूसरी बात है, आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हम आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न तो बहुत नार्मली तरीके से पूछा जाता है लेकिन इनके बारे में डिटेल आपको याद रखना है, तभी आप पूरा कर पाएंगे। और कहा जाता है कि इनकी शिक्षा, कला की शिक्षा, प्रारंभिक जो कला की शिक्षा होती है वह सुखबीर सिंह सिंघल की देखरेख में होती है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जब यह केपी इंटर कॉलेज में स्टडी किया करते थे तो वहां पे जाकर के यह इलाहाबाद के अंतर्गत सुभाष चौराहा के पास इन्होंने सुखबीर सिंह सिंघल कला भारती के नाम से एक संस्था स्थापित किए थे और सुखबीर सिंह सिंघल का संबंध लखनऊ से रहा। लेकिन हमने आपसे बताया, यह भी बताया था कि इनके जो प्रारंभिक कला गुरु माने जाते हैं वह सुखबीर सिंह सिंघल मिलते हैं। कौन मिलते हैं? सुखबीर सिंह सिंघल, क्योंकि यह इन्हीं से ट्यूशन यानी कि कोचिंग किया करते थे। किस विषय की? कला की। यह बातें आप याद रखेंगे, सुखबीर सिंह सिंघल से, क्योंकि उस समय के मशहूर इलाहाबाद में कला का कोई स्थान नहीं था, कला के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था। लेकिन एक व्यक्ति उस समय काम करता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी उस समय कला विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत कला विभाग की स्थापना नहीं होती है। केवल और केवल याद रखेंगे, केवल और केवल सुखबीर सिंह सिंघल के द्वारा कला भारती के नाम से संस्था बस स्थापित होती है। वह संस्था आपको सिविल लाइन में होती है और कहा जाता है कि इसी सिविल लाइन के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ने जाया करते थे। कला के प्रारंभिक दौर की बात यह आपको पता है कि सुखबीर सिंह सिंघल किसके शिष्य रहे? असित कुमार हल्दर के। असित कुमार हल्दर के। और आप जानते हैं कि सुखबीर सिंह सिंघल ने मुख्य जो माध्यम का काम किया है, जल रंग माध्यम में काम किया है, जिसको आप वाश टेक्निक के नाम से जानते हैं। यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको लेके चलते हैं स्नातक की पढ़ाई। तो कहा जाता है कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद रामचंद्र शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रवेश लिया। उस समय कला विभाग की स्थापना हो जाती है। उस समय हमने आपसे पहले भी बताया था कि उस समय सुखबीर सिंह सिंघल, अमरनाथ झा के प्रयासों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1 सितंबर 1942 ईस्वी में कला विभाग की स्थापना होती है। लेकिन उस समय स्नातक के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल प्रवेश ले चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के शिष्य रहते हैं। किसके? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत कला विभाग की स्थापना उस समय हो जाती है। तो हमने आपसे यह शिष्य किसके रहे? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के। यहाँ पे इन्होंने मुख्य रूप से जो कार्य किया
दो लोगों का। एक इनके क्लास फेलो रहे जिसको आप जानते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रूपों में ले लिया जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक लिखी है और कला के पदचिन्ह नामक पुस्तक लिखा है इन्होंने। इनके बारे में भी हम आपको अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि यह रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर जगदीश गुप्त दोनों क्लास फेलो रहे, यानी क्लास यानी एक साथ पढ़े, और यह मुख्य रूप से किसके, छितेंद्रनाथ मजूमदार के शिष्य रहे। अब आपको पता चल गया कि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे शिक्षा ग्रहण किया, यानी कौन कौन गुरु रहे। हमने आपसे चर्चा किया कला गुरु के रूप में सुखवीर सिंह सिंघल और छितेंद्रनाथ मजूमदार। इनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में होती है। यह बातें आपको क्लियर हो चुकी। अब अगले पॉइंट पे देखेंगे। अगला पॉइंट अगर आप बात करें तो कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से कहा कि इनके प्रारंभिक चित्रों के अंतर्गत एक तो सुखवीर सिंह सिंघल, इन्होंने वास्तु टेक्निक का महत्वपूर्ण उपयोग किया, और इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत जब ये पढ़ने जाते हैं तब पर भी उस समय कौन से बंगाल शैली के काम कर रहे हैं चित्रकार, छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने भी मुख्य रूप से इनको, किसको, रामचंद्र शुक्ल को वास्तु तकनीक में चित्र पद्धति का कार्य सिखाया। लेकिन अब हम आपको लेके चलेंगे, कहा जाता है 1946 ईस्वी की बात है। 1946 ईस्वी, डेट आपको क्लियर नहीं रखना है, सिर्फ आप नाम बस याद रखेंगे, डेट हम आपको क्लियर कराने के लिए बताते हैं। 1946 ईस्वी की बात है कि कहा जाता है कि इन्होंने छितेंद्रनाथ मजूमदार से वास्तु तकनीक की सारी विधियां सीखी और बहुत ही महत्वपूर्ण लगन से इन्होंने सीखा। इसके बाद यह 1949 ईस्वी में कला शिक्षक के पद पे कहाँ जाते हैं, बनारस। याद रखना है कि यह कब जाते हैं, यह जाते हैं 1949 ईस्वी में। कहाँ, वाराणसी के अंतर्गत। आप ये जानते हैं कि बनारस के अंतर्गत जो कला विभाग की स्थापना होती है 1950 ईस्वी में होती है। लेकिन किसके प्रयासों से, हमने गोविंद के बारे में बताया था कि उस समय बीएचयू के अंतर्गत गोविंद जी कुलपति हुआ करते थे, और इसके बाद यह रामचंद्र शुक्ल, गोविंद जी और वरदा वकील के द्वारा 3 लोगों के प्रयासों से जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने मुख्य रूप से बीएचयू के अंतर्गत कला विभाग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया था। यह बातें आप याद रखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे बनारस के अंतर्गत आपको पता है कि बनारस के अंतर्गत यह तो पहुंच तो चुके हैं, लेकिन इनको मुख्य रूप से प्राचार्य के पद पे जॉब नहीं मिलती है। प्राचार्य के पद पे यह काम नहीं करते, केवल और केवल एक कला शिक्षक के रूप में काम करते हैं। कहाँ, बनारस के अंतर्गत। लेकिन यह जाते कब है, 1949 ईस्वी में। लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने कला के क्षेत्र में उस समय काम कर रहे थे कौन, राय कृष्णदास के बारे में आपने सुना कि राय कृष्णदास का संबंध भी बनारस से रहा। उस समय इनके साथ है, कुछ समय राय कृष्णदास के साथ है। इसके साथ साथ बाद में आगे चल करके बीएचयू के अंतर्गत 1950 ईस्वी में किसकी, फाइन आर्ट की स्थापना होती है। अब यहाँ पे टीचिंग के पद पे काम करेंगे। 1987 ईस्वी की बात है। 1987 ईस्वी की बात है। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी डिपार्टमेंट में और विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में यह व्याख्यान देने आया करते थे। व्याख्यान तो आपको समझ में आता होगा, व्याख्यान का मतलब सिर्फ लेक्चर देने आया करते थे जब कभी भी सम्मेलन हुआ करता था। क्योंकि आप ये जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल यह चित्रकला के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी मर्मज्ञ माने जाते हैं। और हमने आपसे पहले भी बताया कि यह साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, क्रांतिकारी लेखक हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ लेखक के रूप में ही भूमिका निभाई है, इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके साथ साथ क्रांतिकारी लेखक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो यह
मुख्य रूप से भारत में समीक्षावाद की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हमने आपसे बताया कि 1987 ईस्वी की बात है, इलाहाबाद के अंतर्गत यह सिर्फ व्याख्यान देने आया करते थे। इसके बाद इन्होंने व्याख्यान के बाद यह रिटायर हो जाते हैं बीएचयू के अंतर्गत। इन्होंने इलाहाबाद में रहना प्रारंभ कर दिया और 2016 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बैरहना नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है 2016 के अंतर्गत। अब आपको याद रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल या आप जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जानते हैं, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनकी पुस्तकें के बारे में भी हमेशा पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पुस्तक। पुस्तक याद रखेंगे आप। पुस्तक के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो कला का दर्शन, कला का दर्शन, कला का दर्शन, जिसको कला दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, कला दर्शन। या दूसरी बात अगर आप, दूसरी जो पुस्तक है कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां। इसके साथ साथ कौन सा? चित्रकला का रसास्वादन, चित्रकला का रसास्वादन, इसको आप चित्रकला की प्रशंसा के नाम से भी जानते हैं। किसको? चित्रकला का रसास्वादन को चित्रकला की प्रशंसा के नाम से भी जानते हैं। चित्रकला की प्रशंसा, याद रखेंगे, चित्रकला की प्रशंसा के नाम से। अब आपको याद रखना है अगली जो पुस्तक है रेखावली, रेखावली, यह हिंदी में है, यानी हिंदी साहित्य की रचना है। और इसके साथ साथ कला प्रसंग, अगली जो बात आती है कला प्रसंग, कला प्रसंग। इसके साथ साथ शिल्प लोक, शिल्प लोक, याद रखेंगे। यह सारी आपको जरूर याद रखना है कि यह एक साहित्यकार भी रहे हैं, चित्रकार भी रहे हैं, कला समीक्षा भी रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण बात में समीक्षावाद को स्थापित किए हैं। समीक्षावाद का जनक रामचंद्र शुक्ल को ही कहा जाता है। अब कला की खोज, कला की खोज, और इसके साथ साथ नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, आधुनिक कला में समीक्षावाद, यह सब जो पुस्तकें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, जो काफी फेमस है। इनमें से कई पुस्तकें जैसे रेखावली, रेखावली किसकी पुस्तक है, यह हमेशा पूछा गया है। इसके साथ साथ जैसे कला एक खोज, कला दर्शन, यह हमेशा पूछा गया है, इसलिए इन पुस्तकों को आप हमें याद रखेंगे। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है इनका अन्य माध्यम के अंतर्गत। हमने आपसे चर्चा भी किया था कि इन्होंने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से वास तकनीक के अंतर्गत काम किया, लेकिन जल रंग माध्यम के अंतर्गत, लेकिन इनका माध्यमों के अंतर्गत तैल रंग भी रहा, तैल रंग में। लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि यह मुख्य रूप से वास तकनीक में काम करते हैं। और इन्होंने एक शैली का विकास किया था, शैली, जिसको आप जानते हैं काशी शैली, काशी शैली के रूप में। अब यह काशी शैली के रूप में कौन से चित्रकार जाने जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। किस तरीके से? काशी शैली, काशी शैली का मुख्य रूप से चित्रकार कौन है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो याद रखना है आपको, काशी शैली में महत्वपूर्ण जो चित्रांकन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और कहा जाता है कि भारत के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण जो स्थापना रहा समीक्षावाद रहा। अब लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और बातें बता दें कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य और चित्रकार के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक भी रहे, और जब यह कई वर्षों तक मुंबई में जाकर के फिल्म निर्देशन का भी कार्य किया है, इन्होंने सिनेमा के घरों में जाकर के भी कार्य किया है। लेकिन यह आपसे हमेशा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको लेके चलते हैं। अब आपको याद रखना है समीक्षावाद या भारत में कला समीक्षा आंदोलन,
यानी समीक्षावाद या समीक्षा कला आंदोलन, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भारत में समीक्षावाद की स्थापना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इनके बारे में। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल को जनक के रूप में जाना जाता है, यानी समीक्षावाद का जो महत्वपूर्ण जनक है, जनक का मतलब पिता, यह रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। दूसरी बात यह आती है कि हमने ऐसे चर्चा किया कि रामचंद्र शुक्ल चित्रकार के साथ साथ चित्रकार के साहित्यकार यानी लेखक, और इसके साथ साथ कला समीक्षक भी रहे हैं। याद रखेंगे, चित्रकार के साथ साथ लेखक, कला समीक्षक, फिल्म निर्देशक यानी इत्यादि चीजें रही हैं इनके अंतर्गत, लेकिन मुख्य रूप से यह चित्रकार और साहित्यकार रहे हैं। यह बातें जरूर याद रखेंगे। अब बात आती है इनका माध्यम हमने आपसे पहले बताया, और कहा जाता है कि इनके चित्रों में नीले रंग की प्रधानता है। किस रंग की प्रधानता है? चित्रों में नीले रंग की प्रधानता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, नीले रंग की प्रधानता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चित्रों में। बात आती है समीक्षावाद की। समीक्षावाद यह स्थापना, यह पॉइंट मिलता है 15 सितंबर 1974। इसका 1973 भी मिलता है या 1974 भी है, लेकिन आप याद रखेंगे 1973 या 1974, ये दो पॉइंट है। कोई बुक में आपको 1973 का भी जिक्र मिलता है। इसकी स्थापना आपको कहाँ होती है? वाराणसी में। समीक्षावाद की स्थापना सबसे पहले वाराणसी में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा होती है। इस संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जरूर याद रखेंगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। इसकी पहली प्रथम प्रदर्शनी की अगर बात आती है तो यह प्रथम प्रदर्शनी आपको दिल्ली में ली है। कहाँ? दिल्ली के अंतर्गत, नोट्स में आप उसको दिल्ली बना लीजिएगा। इनकी पहली प्रदर्शनी आपको दिल्ली में, समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी आपको दिल्ली में होती है, दूसरी प्रदर्शनी आपको मुंबई में होती है। मुंबई के अंतर्गत कहाँ? मुंबई के अंतर्गत जहांगीर आर्ट गैलरी में। अब पहली प्रदर्शनी जो होती है यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में होती है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में इनकी पहली प्रदर्शनी किसकी होती है? यह समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में होता है। दूसरी बात यह आती है कि समीक्षावाद की जो दूसरी प्रदर्शनी है वह आपको जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित की जाती है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस समय के दौर में जब रामचंद्र शुक्ल ने भारत में समीक्षावाद स्थापित किया। आप ये जानते हैं कि उस समय का जो दौर है, समीक्षावाद मुख्य रूप से कला आंदोलन है। यह कला आंदोलन है, इस बात को आप याद रखेंगे। यह उस समय के दौर की भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे शोषण, अनैतिक व्यवहार इत्यादि का जो मुख्य रूप से जिक्र मिलता है, इसी की विवशता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारत में समीक्षावाद की स्थापना किया था। कहा जाता है कि उस समय के दौर में जो हो रहे अत्याचार के रूप में इन्होंने कला आंदोलन से जोड़ा है। किसने? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से उस समय की स्थितियों के बारे में बताया है। यही कारण है कि समीक्षावाद मुख्य रूप से कला आंदोलन है। यह बातें आप याद रखेंगे कि यह कला आंदोलन है। किसके प्रति आंदोलन था? यह उस समय के अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार, शोषण, अवैतनिक या अनैतिक व्यवहार इत्यादि चीजों के बारे में जो समाज में जो उस समय प्रतिष्ठित था उसके बारे में। क्योंकि आप ये जानते हैं कि समाज को जागरूक करने का जो मुख्य रूप से काम करते हैं
वह चित्रकार काम करते हैं, लेखक काम करते हैं और इसके साहित्यकार काम करते हैं। और यह उस जमाने के महत्वपूर्ण समाज का अंग माने जाते हैं। समाज को जो जगाने का काम करता है वह साहित्यकार करता है, लेखक करता है, चित्रकार करता है कि समाज को यह जागे। यही कारण है कि उस समय हुए भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी इत्यादि का इन्होंने जिक्र किया है और इसी कारण भारत में समीक्षावाद का स्थापित किया है। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे। और कहा जाता है कि जब रामचंद्र शुक्ल ने, आप ये जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ये क्रांतिकारी लेखक भी हैं, क्रांतिकारी चित्रकार भी हैं और कहा जाता है कि इन्होंने एक विद्रोही कलाकार के रूप में यानी विद्रोही लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। याद रखना है आपको। हमने आपसे कहा कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल विद्रोही कलाकार के रूप में, विद्रोही लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि उस समय के हुए तत्कालीन समाज में परिवर्तन का जो दौर था, कला आंदोलन से इन्होंने जोड़ा है, जिसके कारण एक वाद की स्थापना होती है जिसको आप समीक्षावाद के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि कहा जाता है कि यह समीक्षावाद से जुड़े अन्य कलाकार, इनके बारे में हम आपको बता दें कौन कौन से समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना, जैसे कभी कभी यह पूछ भी लिया जाता है कि भारत में या उत्तर प्रदेश में जुड़े महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में आप याद रखें। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि समीक्षावाद की स्थापना उत्तर प्रदेश के कहां से होती है? वाराणसी से होती है। इसके जनक रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, लेकिन इनकी पहली प्रदर्शनी दिल्ली में होती है और दूसरी प्रदर्शनी आपको मुंबई में होती है। अब हम आपको बताएंगे कि समीक्षावाद की पहली पेंटिंग रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा बनाया था। पहले समीक्षावाद की पहली पेंटिंग कौन सा बनाया था इसके बारे में। कुर्सी में संकट, यह याद रखना है, समीक्षावाद की पहली पेंटिंग है। किस नाम से जानी जाती है? समीक्षावाद की पहली पेंटिंग किस नाम से? कुर्सी में संकट या इसको कुर्सी में आपातकालीन के नाम से भी जाना जाता है। कुर्सी में आपातकाल या कुर्सी में संकट, यह समीक्षावाद की पहली पेंटिंग रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बनाई गई है। अब आपको याद रखना है कि समीक्षावाद से जुड़े अन्य कलाकार के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कहा जाता है गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, यह आपके अलीगढ़ से थे। यह भी समीक्षावादी चित्रकार थे, क्रांतिकारी लेखक भी थे। इसके साथ साथ कमलेश दत्त बाला दत्त पांडे का संबंध इलाहाबाद से रहा है। यानी किसका? कमलेश दत्त पांडे, इनका संबंध कहां से रहा? गाजियाबाद से। इसके बाद बाला दत्त पांडे का संबंध इलाहाबाद से रहा। यह भी समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण कला समीक्षक चित्रकार और इसके साथ साथ समीक्षावादी चित्रकार और यह साहित्यकार भी रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं। हमने आपसे कहा कि समीक्षावाद की पहली पेंटिंग कुर्सी में संकट, इस पे रामचंद्र शुक्ल ने एक कुर्सी बनाया है, एक कुर्सी का चित्रांकन किया है। पहले आप देखेंगे कि कुर्सी का आपातकाल या कुर्सी में संकट, इस तरीके से इन्होंने एक कुर्सी का निर्माण किया है और इस कुर्सी के आधार पर इन्होंने एक उल्लू को बैठाया है, उल्लू को, जिसको आप जानते हैं उल्लू को, और इस पे महत्वपूर्ण वह और लोग चक्कर लगा रहे हैं।
इसका चित्रांकन इन्होंने किया है। यह समीक्षावाद की पहली पेंटिंग मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की अनेक अन्य पेंटिंगों के अंतर्गत, जिसको आप जानते हैं युवा शक्ति का दुरुपयोग, अन्य पेंटिंग, अन्य कलाकृतियों की अगर आप देखेंगे तो जिनके अंतर्गत आप जानते हैं युवा शक्ति का दुरुपयोग, युवा शक्ति का दुरुपयोग, यह तैल माध्यम में बनाया गया है, तैल रंग के अंतर्गत। अब दूसरी बात आती है कि इसमें रामचंद्र शुक्ल ने हुए उस समय युवाओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब क्योंकि युवाओं का उस समय के दौर में हो रहे शोषण का भी आरोप लगाया है। अब बात आती है कलयुगी भगवानी, कलयुगी भगवानी, यह इनकी महत्वपूर्ण कलाकृति है। कुर्सी का चक्र, कुर्सी का चक्र, इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा फेमस रही है। कुर्सी का चक्र, यह पेंटिंग भी आपको समीक्षावाद से रही है। इस पेंटिंग पे इन्होंने क्या दर्शाया है कि इन्होंने बताया है एक पहाड़ बना करके एक पहाड़ का निर्माण किया है, और पहाड़ का निर्माण करने के बाद यहाँ पे पहाड़ के रास्ते बनाए हैं पहाड़ पे, और उस पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे एक कुर्सी बनाया है। एक कुर्सी के यहाँ पे क्या बनाया है, एक गिरगिट को बैठाया है। कुर्सी पे एक गिरगिट को बैठाया है, और यहाँ पे अन्य लोग, अन्य गिरगिट भी जा रहे हैं इसके चढ़ते हुए कुर्सी पे, रास्ते से निकल रहे हैं। यह कुर्सी का चक्र के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपसे पहले बताया कि इस पेंटिंग के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने एक पहाड़ों का चित्रांकन किया। पहाड़ों के चित्रांकन के बाद पहाड़ों के सबसे ऊपरी छोर पे किसका निर्माण किया, एक कुर्सी का। कुर्सी के अंतर्गत उन्होंने क्या बनाया, गिरगिट, और इसके बाद इस रास्ते से इन्होंने क्या किया, गिरगिट का चित्रांकन किया। क्योंकि आप ये जानते हैं, यह समाज को दिखाना चाहते हैं कि उस समय के दौर में जो नेता हुआ करता है, यह गिरगिट की तुलना नेता से किया है। कहा जाता है कि नेता जिस तरीके से, जो गिरगिट होता है वह आपको हमेशा रंग बदलता है, चाहे वह बरसात का मौसम हो, चाहे वह यानी कि इत्यादि का मौसम हो, अन्य मौसमों के अंतर्गत 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में वह हमेशा रंग बदलता रहता है। उसी प्रकार से आजकल के नेता हैं जो अपना रंग हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस तरीके का चित्रांकन जो कुर्सी का चक्र के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने नेताओं पे प्रहार किया है, हो रहे समाज पे अत्याचार पे प्रहार किया है, इस तरीके का चित्रांकन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है अगले पॉइंट पे ऊपर। तो अगले पॉइंट के अंतर्गत इन्होंने अंतिम भोज, किस पेंटिंग का निर्माण किया है, अंतिम भोज। अंतिम भोज, अंतिम भोज के अंतर्गत इन्होंने बताया कि नेतृत्व करने वाले, इस पेंटिंग के अंतर्गत इन्होंने बताया कि नेतृत्व करने वाला चाहे वह नेता हो या अमीर हो, लेकिन या तस्कर हो, आज सभी समाज के क्या है, भक्षक है। इस पेंटिंग के माध्यम से अंतिम भोज के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि चाहे वह नेता हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह तस्कर हो, लेकिन आज के दौर की अगर आप बात करें या उस समय की दौर की बात करें जब रामचंद्र शुक्ल हुआ करते थे, क्योंकि भारत में जो समीक्षावाद की स्थापना होती है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है, वह हो रहे शोषण के खिलाफ होती है, वह उस समय के हो रहे दौर में जो कुरीतियां थी, समाज की कुरीतियों के खिलाफ होती है। यह एक कला आंदोलन था, एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ, एक विचारगत धारा थी जिसके बारे में आप जानते हैं। अब बात आती है, हमने आपसे पहले भी बताया कि इस समय के दौर में चाहे वह नेता हो या तस्कर हो या धनी वर्ग हो, सब न सब समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है, समाज के भक्षक हैं, यानी उन समाज को खा जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस तरीके के अंतिम भोज में यह रामचंद्र शुक्ल ने दर्शाने का प्रयास किया है। अगली बात आती है पराजय की पीड़ा। पराजय की पीड़ा रामचंद्र शुक्ल का चित्र है।
इसके 12 मौत की आंखें रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद दीप, कागज की नाव, यह इत्यादि चित्र रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने एक चित्र श्रृंखला का भी निर्माण किया था, जिसको आप जानते हैं दीपदान के नाम से। किस नाम से? दीपदान के नाम से। चित्र श्रृंखला, चित्र श्रृंखला।